नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आज का हमारा नया चैप्टर है, गणित का अध्याय 4 है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि यह समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो मान लेते हैं एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, जो कि आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में। अगर मैं इसके बराबर 0 लिख दूं तो यही बहुपद क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण। ठीक है, तो बहुपद ही किस में फॉर्म हो जाते हैं, समीकरण में। तो ऐसे बहुपद या फिर कहेंगे ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, हम उसे कहेंगे दो घात समीकरण यानी द्विघात समीकरण। तो ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसकी अधिकतम घात 2 है, मतलब किसकी, चर की, जिसमें चर की अधिकतम घात 2, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया मैंने, तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। इसलिए यह जो है, अच्छा यहाँ पे तो बहुपद हुआ, लेकिन मैं बराबर 0 लिख दूं तो यह क्या बन जाएगा, समीकरण। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट परिभाषा लिखेंगे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके बाद देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले जान लेते हैं, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फिर हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप कैसा है, मानक रूप क्या होता है। ठीक है, फिर हम जानेंगे जो है द्विघात समीकरण का हल या मूल निकालना। ठीक है, और इसकी विधियों के बारे में जानेंगे, इसकी विभिन्न 3 विधियां हैं उनको जानेंगे। जैसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है आपकी जो है वह हो जाती है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि, और एक विधि हो जाती है आपकी श्रीधराचार्य सूत्र। यह विधि नहीं है, ये सूत्र है, तो श्रीधराचार्य सूत्र हो जाता है यहाँ पे आपके लिए। तो 3 विधियां हो जाती हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे विविक्तकर, विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, और पढ़ेंगे इसी के साथ मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति में क्या बताते हैं, तो कोई संख्या जो है इनके मूल यानी कि जो हल आएगा, यानी कि चर का जो मान आएगा, हल मतलब क्या होता है, चर का मान, और वह मान जो पूरे समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। अभी धीरे धीरे एक एक की बात करेंगे। तो पहले देखिए जो चर का मान आएगा हमारे पास उसे कहेंगे मूल, और उन्हीं मूलों की प्रकृति क्या होगी, यह वास्तविक संख्या होगी या काल्पनिक संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। मूल 2 आएंगे द्विघात समीकरण में। कितने मूल आते हैं, कितने हल आते हैं, 2। तो दोनों मूल समान होंगे या असमान होंगे, इन्हीं चीजों को बताना क्या कहलाता है, मूलों की प्रकृति कहलाता है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कहलाता है। ठीक है, आइए एक एक बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। देखिए तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वह क्या है, द्विघात समीकरण। अंग्रेजी ऊपर लिखी गई है तो मैं यहां पे अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, सीधे नाम लिखता हूं, द्विघात समीकरण। यह क्या होता है, तो अभी मैंने बता दिया कि जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो। देखिए वह समीकरण जिस भी आप ना यहां पे जब भी बीच में बराबर लग जाए, यानी कि ऐसे दो कथन जिनमें समानता हो, जिनमें समानता दर्शाई जाए, समानता मतलब बराबर लगा हो, हम उन्हें कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, समीकरण, द्विघात नहीं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसकी परिभाषा में यह भी लिख सकते हैं, समानता का गणितीय कथन, समानता का क्या, गणितीय कथन। याद रखें यहां पे कौन सा कथन होगा, हिंदी और अंग्रेजी का नहीं होगा, गणित का होगा, तो इसलिए बोलेंगे समानता का गणितीय कथन समीकरण कहलाता है। तो आइए लिख लेते हैं इसी को, पहले समीकरण किसे कहते हैं इसे लिख लेते हैं। तो क्या समीकरण होता है, पहले समीकरण के बारे में जान लें, फिर आते हैं द्विघात पर। तो समीकरण क्या है, यानी इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो देखेंगे क्या लिखना है। तो समानता का गणितीय कथन या गणितीय कथनों की, जब गणितीय कथनों में समानता दिखाई जाए, ठीक है, समानता का गणितीय कथन ठीक है, गणितीय कथन
क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। या लिख सकते हैं गणितीय कथनों में जब समानता दिखाई जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, समानता का गणितीय कथन क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। और समानता के लिए मैथ में जो चिन्ह चलता है वह क्या है? बराबर है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 1, तो यह क्या हो गया? गणितीय कथन है और इसमें क्या दिखाई जा रही है? समानता, इसलिए यह क्या है? समीकरण है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल लिख सकते थे आप लोग, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। और सवाल को जब हम हल करते हैं तो सामान्यतः एक पक्ष को 0 बनाते हैं और एक पक्ष की ओर लिखते हैं। ठीक है, तो यह तो हमने लिख लिया क्या? समानता का कथन। अच्छा, ये तो द्विघात समीकरण ही केवल लिखे हैं। यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 भी रहे तो यह भी क्या है? यहाँ पे क्या है? समीकरण है। क्या है? अभी हम समीकरण की बात कर रहे हैं, तो यह समीकरण है। ठीक है, लेकिन अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे सीधे हम बताएंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2 हो। या फिर ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो। अब यह जानते हैं कि जो बहुपद होता है उसमें जो बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। फिर वही समीकरण में भी मामला होता है। समीकरण में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, चर की सबसे बड़ी जो घात होती है वही समीकरण की भी घात कहलाती है। समीकरण की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो इस तरह से इसमें जो बहुपद वाले में था वह समीकरण वाले में भी लागू होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो मैं अगर देखूंगा तो सबसे बड़ी घात 2 मिल रही है, इसलिए इस समीकरण का नाम क्या आएगा? द्विघात समीकरण। क्या आएगा? द्विघात समीकरण। आई बात समझ में? देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब पहले यहाँ पे बात कर लूँ, अब पहले पूरा लिख दूं, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात दो हो, क्या हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो वही देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण हो गया। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 भी एक क्या है? द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर बराबर 0 भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। और x स्क्वायर बराबर -1 या +1 लिख दिया जाए तो भी यह क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर मैं यह लिख दूँ x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात जो हो गई वह कौन हो गई? 3 हो गई। तो सबसे बड़ी घात 2 ही रहनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो चर की जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी वह समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको यहां से मैं नीचे वाला हटा देता हूं। मानक रूप किसका? द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब यह मानक रूप आप जानते हैं, मानक रूप में क्या होता है? जो घातें होती हैं उनको अवरोही या आरोही क्रम में, ठीक है, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में जब रख दिया जाता है घातों के आधार पर, जब हम समीकरण में आए हुए चरों को उनकी घात के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में लगा देते हैं तो द्विघात समीकरण का कौन सा रूप हो जाता है? मानक रूप। जैसे यहाँ पे मैं एक समीकरण लिख देता हूँ पहले, तो अभी तो यहाँ सब मानक रूप में लिखे गए हैं। जैसे मैं लिख दूँ 3x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो यह मेरे पास एक समीकरण है जिसे आपको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यही ज़्यादा करिएगा कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला लिखिए, तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे छोटी, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 है, 3x हो जाएगा। और यह अचर पद लास्ट में लाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यह मानक रूप कहलाता है। इसमें हमने क्या किया? घातों को घटते क्रम में रखा है, यानी कि अवरोही क्रम में रखा है। ठीक है, इसका मानक रूप यह भी हो सकता था, उल्टा कर दीजिए, 1 प्लस 3x
प्लस 2x²। इसमें हमने घातों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में रख दिया, तो यह भी एक मानक रूप है, लेकिन हम सामान्यतः यूज यह वाला करेंगे। ठीक है, तो मानक रूप में हम यह शामिल कर लेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए एक x चर हो गया, x² का गुणांक यहाँ क्या है a, और x जो यहाँ पे x आया था उसका गुणांक कितना है b, और जो है यह c कौन है तो अचर पद। कभी कभी यहाँ पे समीकरण इतना ही लिख दिया जाए, देखिएगा कभी कभी यह भी हो सकता है कि आपके पास केवल लिख दिया जाए x², आपको दे दिया जाए x² प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x² तो है ठीक, लेकिन x नहीं दिख रहा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x² प्लस 0 इंटू x प्लस 1, क्योंकि अब देखिए 0 के साथ x का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और इसे ये तो खत्म हो जाएगा, x² प्लस 1 ही बचेगा। अगर हमें a b c का मान बताना हो तुलना करके, तो आप यहाँ से तुलना करेंगे। देखिए जिसके पास कोई गुणांक नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो x² का गुणांक 1 है, यहाँ x² का गुणांक a है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। यह तुलना करना याद रखिएगा। ठीक है, x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर कितना है a है, तो a बराबर 1 आ गया। अब b बराबर देखिए x के पास जाइए, b बराबर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, b बराबर कितना 0। अचर पद यहाँ पे c है और यहाँ पर कौन है 1 है, तो यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पर भी -1 हो जाता, तब यहाँ c का मान हम क्या लिखते हैं, तब -1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं -1, यानी कि a b c का मान जब भी हम तुलना करके लिखेंगे तो वह चिन्हों के साथ लिखा जाएगा, चिन्हों के साथ लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। एक बार फिर समझिए समीकरण क्या होता है, तो समानता का गणितीय कथन समीकरण कहलाता है। समानता का गणितीय कथन क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिए गए हैं आपको। फिर क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात यानी 2 जो है वह पहले लिखी गई है, फिर उससे छोटी और फिर अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई चर जो राशि है वह गायब है तो उसका गुणांक हम जो यहाँ पे आता है, आप पीछे जान चुके हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमने लिखा है। यहाँ पे x² का यह जो है a क्या है गुणांक है, यहाँ पर क्या है गुणांक है, यहाँ पे b गुणांक है और यहाँ पे a गुणांक है। यह x² का गुणांक है और यह किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो x का गुणांक अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, x का गुणांक b है, x² का गुणांक कितना है a है। ठीक है, और याद रखेंगे हमेशा चिन्ह के साथ बताएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं कहता x का गुणांक -b है, x का गुणांक कितना है -b। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, यह बेसिक है जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे यह आपको समझ में आ गया होगा कि मानक रूप क्या होता है। ठीक है, तो घातों को किसी क्रम में लिखेगा, आरोही या अवरोही क्रम में, तब हम जाके कहते हैं घातों के मतलब यह सब पूरा का पूरा प्रोसेस करना। घातों के साथ ही नहीं करना कि आप लिख देंगे 2 1 0, नहीं ऐसे नहीं करना है, पूरा लिखना है। ठीक है, तो बड़ा घात वाला पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद एकदम कम। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया समीकरण और द्विघात समीकरण। अब हम जान लेते हैं, देखिए द्विघात समीकरण के बारे में आप बहुत सी चीजें जान सकते हैं कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आइए जान लेते हैं। ठीक है, प्रकार भी जान लेते हैं हल्का सा, तो आप यह वाला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण, अगर हम इसके प्रकार की बात करें, समीकरण के प्रकार की, तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ लिए हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर समीकरण के प्रकार की बात करें, थोड़ा सा जानिएगा, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग दो घात समीकरण लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पे ये लिखना नहीं है, केवल जान लीजिए कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, जैसे x + 1 = 0, यह एक कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। फिर द्विघात आप पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, द्विघात समीकरण आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ चुके हैं मतलब पढ़ना है और आप परिभाषा जान चुके हैं। फिर इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो 3 घातों तक हम जानते हैं अधिकतम, और चतुर्घात बहुपद आगे बढ़ते जाएंगे तो घात बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे x³ + x² + x + 1, तो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, और यहाँ बराबर 0 लगाएंगे तभी तो समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यह त्रिघात समीकरण, इसे नोट नहीं करना है, बस यहाँ पे जान सकते हैं कि और भी। अच्छा, इसके प्रकार यहाँ इंड नहीं होते तो आप डॉट लगा के लिख सकते हैं और भी। ठीक, चलिए यह लिखना नहीं है, केवल बेसिक जानकारी है कि प्रकार में कई आ सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वह कौन है, द्विघात समीकरण। तो हमने द्विघात समीकरण जान लिया, अब जानना है कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाए।
हल करने का मतलब है जो चर आ रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल या हल। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल या हल। तो मूल को अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हल को बोल देते हैं सोल्यूशन। और यहाँ पे इनका दोनों का मतलब सेम ही रहता है। ठीक है, तो रूट्स आर सोल्यूशन, एक ही बात है। यहाँ पे मूल या हल निकालने का मतलब क्या है? चर की वैल्यू ज्ञात करना। जो चर आएगा, जैसे यक्स आ रहा है तो यक्स की वैल्यू ज्ञात करना, और वह यक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो पूरे समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब यहाँ है कि LHS बराबर क्या हो जाए? हमारा RHS। तो LHS RHS के बराबर हो जाए, ऐसी यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी वैल्यूज ज्ञात करनी है चर की। ठीक है, जो क्या करें? जो आपके समीकरण को संतुष्ट कर दें, यानी समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में मूल के लिए? ठीक है, लिखेंगे चर के वे मान, चर के वे मान जो समीकरण में रखने पर उसे संतुष्ट कर दें। यहां संतुष्ट करने का मतलब भोजन खिला के संतुष्ट नहीं करना है। संतुष्ट करने का मतलब हो गया कि दोनों पक्ष बराबर कर दे। ठीक है, रखने पर उसे संतुष्ट कर दें क्या कहलाते हैं? मूल या हल कहलाते हैं। मूल या हल कहलाते हैं। तो चर के वे मान जो समीकरण में रखने पर उसे संतुष्ट कर दें, मूल या क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। जैसे मैं लिख लूं यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यक्स यहाँ पे यक्स ही लिखता हूँ, यक्स लिख लूं। अब अच्छा यहाँ पे देखिए द्विघात ही लिख लेता हूँ, यक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। अगर मैं यक्स की वैल्यू 1 रख दूँ, यक्स की वैल्यू 1 रख दूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -1। ठीक है, पहले LHS हल करिए, देखिए RHS के बराबर आ जाता है क्या? तो यहाँ पे अच्छा बराबर 0 ले चलिए, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 -1 बराबर 0 है। 0 में से 0 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0, और यहाँ पे 0 बराबर 0। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। LHS ये बाजा नहीं बन गया, ये LHS बराबर क्या हो गया? RHS। तो LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब जो यक्स बराबर 1 है, यह इस समीकरण का एक क्या है? मूल है, या फिर क्या कहेंगे? हल है। ठीक है, तो किसी समीकरण में चर के वे मान, किसी समीकरण में चर के वे मान जो समीकरण में रखने पर उसे संतुष्ट कर दें, यानी LHS बराबर RHS कर दें, मूल या क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। मूल या क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यह उदाहरण के रूप में समझ लिया, लेकिन अब आपको जानना है मूल निकालने की विधियां कितनी है, यानी हल ज्ञात करने की विधियां। हल ज्ञात करने की, तो किसके हल? द्विघात समीकरण। अच्छा यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, नोट में किसी भी द्विघात समीकरण के, किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं? अधिकतम 2 मूल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अधिकतम दो मूल होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जिसकी जितनी घात उसके अधिकतम उतने मूल। 3 घात रहेगी तो उसके अधिकतम कितने मूल? 3 मूल। अगर 4 घात रहेगी तो उसके अधिकतम कितने मूल? 4 मूल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, मूल है, ठीक ध्यान दीजिएगा। मूल ज्ञात करने की विधियां, या लिख सकते हैं हल ज्ञात करने की विधियां। किसकी? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स। अब देखिए, तो विधियां पढ़नी है। कौन कौन से मेथड हैं, विधियां कौन कौन सी हैं? तो 3 विधियां आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यह हो जाएगी जो है गुणनखंड करके। क्या करके? गुणनखंड करके। तो एक हो गया गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, तो गुणनखंड विधि हो गई। ठीक है, दूसरी विधि है जो है पूर्ण वर्ग बनाकर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड।
पूर्ण वर्ग बनाकर, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, या लिख देते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और एक तीसरी विधि नहीं, सूत्र है, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य मान लेते हैं किसी जो समीकरण में जो चर है वह यक्स है, तो इसका जो मूल आता है, जो मान आता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यह होता है। यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं प्लस माइनस लगा है, यह सूत्र है श्रीधराचार्य का, यहाँ प्लस माइनस लगा है, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस, तो 2 मूल हो जाते हैं इसके। कितने मूल हो जाते हैं? 2 मूल, ठीक है। और यह b और ac कहाँ से आया है? तो जो है आपका मानक रूप है उससे तुलना करने पर a b c का मान आ जाता है। हम बाद में देखते हैं, पहले एक एक विधि को समझेंगे एक एक उदाहरण लेकर। तो अभी आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक सवाल लेते हैं, उसी सवाल को तीनों विधियों से हल करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए, अब देखिएगा, अब आते हैं एक सवाल लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मुझे इसे हल करना है, मुझे इसे क्या करना है? हल करना है, यानी कि मूल ज्ञात कीजिए, या कहे को हल कीजिए, या हल ज्ञात कीजिए, कि मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तीनों विधियों से बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसे हल करने जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 को हम इसी प्रकार से उतार लेंगे सबसे पहले। अब करेंगे क्या? तो आपको पहले इसे मानक रूप में लिखना होगा। अगर मानक रूप में है तो कोई बात नहीं, अगर मानक रूप में नहीं है तो पहले मानक रूप में लिखना होगा। तो फिलहाल हमारा जो समीकरण दिया गया है यह मानक रूप में है, क्योंकि 2 यहाँ है, इसके बाद 1, फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो यह मानक रूप में ही दिया गया है, ठीक है। अगर ना दिया हो तो लिखेंगे मानक रूप में, लिखने पर उसके नीचे मानक रूप लिखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, तो जो अचर पद आता है, जो क्या आता है? अचर पद आता है, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यह हो गया 10 बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब यह इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि जोड़ घटाव करना है इसमें, इसको तोड़ना है 2 पदों में। कितने पद में? 2 पदों में। और उन 2 पदों को जोड़कर या फिर घटाकर हमें क्या लाना रहेगा? जोड़कर या घटाकर हमें मध्य पद लाना होगा। क्या लाना होगा? मध्य पद, यानी 3, ठीक है। 3x लाना होगा। आप कहेंगे लेकिन हमको मध्य पद का गुणांक लाना है। याद रखें, मध्य पद का क्या लाना है? गुणांक, यानी कितना लाना है? 3। कैसे करेंगे? देखिए, अब यहाँ पे जब तक जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं तब तक गुणा ही करेंगे। यहाँ पे 1 का गुणा 2 में कर लीजिए तो यह 2 ही रह जाएगा। फिर कौन बच गया? 5, ठीक है। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? 7 आएगा। सॉरी 3 नहीं, कितना आएगा? 7। अब देखिए हमेशा घटाएंगे बड़े में से छोटा वाला, ठीक है। तो 5 में से 2 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा? 3। यानी कि मैं 3 के जगह पे 5 माइनस 2 लिख दूंगा। 3 की जगह पे क्या लिख दूंगा? 5 माइनस 2। अगर मैं बात करूं, अगर 5 और 2 को अलग से ला के गुणा किया जाए तो क्या 5 दूनी 10 हो जाएगा फिर से? यानी कि यह 10 तो पुनः मिल जाएगा ना गुणा करने पर। तो ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जो गुणा करने पर वह अचर पद प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर मध्य पद का गुणांक प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर 5 और 10 में हम तोड़ेंगे, 5 और 2 में। किस में तोड़ेंगे? 5 और 2 में। तो जो हमारा मध्य पद है यानी 3 है, यानी कि 3 का जो यक्स का गुणांक है उसे हम तोड़ेंगे तो यह 5 माइनस 2 लिख लेंगे और इंटू यक्स वैसे ही रहने देंगे। अच्छा, यह कोष्टक लगा के करेंगे काम, ठीक है। आराम से केवल 3 को हटाना है और उसकी जगह पे कोष्टक लगा के 5 माइनस 2 लिख दीजिए। बहुत आसान तरीका है। -10 बराबर 0, और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। पहले सोचेंगे कि चिन्ह नहीं, इसका माइनस रख लेते हैं, इसका प्लस रख लेते हैं, मत सोचिए, सीधी सी बात है। जो आया है संख्या 3 को हटाकर कोष्टक लगा के रख दीजिए। जो आना होगा अपना उसको प्लस माइनस वह गुणा करते समय आ जाएगा। देखिए, या यक्स स्क्वायर माइनस का 5 में गुणा करेंगे तो -5, और यहाँ से यक्स पीछे से गुणा हो जाएगा -5x, फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे यहाँ से तो प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और यहाँ से यक्स हो जाएगा 2x और -10 बराबर 0, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। और यह अभ्यास में चलकर हम और सवाल सीखेंगे गुणनखंड विधि से हल करना। तो यहाँ पे ज़्यादा एक केवल उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ से देखिए यक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी यक्स है तो यक्स कॉमन हो गया तो एक यक्स बच जाएगा, यानी यक्स से 1 बच जाएगा और 1 क्या कॉमन हो गया। और यहाँ पे कितना बचा? फिर यक्स तो यह निकल गया,
ठीक है, अकेले था तो निकल गया और बचा 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ देखिए 2 5 10 कट जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच गया x। और यहाँ देखिए प्लस कॉमन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस कॉमन होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, जहाँ प्लस होता वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होता वहाँ प्लस, और समझेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 5 10 बराबर 0। यह देखिए दोनों में, इन दो हिस्सों में यह x - 5 कॉमन है, तो x - 5 कॉमन है। ठीक है, x - 5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा +2, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। मैंने पीछे ही बताया था जब शून्य ज्ञात कर रहे थे बहुपद का, तो उसमें कहा था दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है उनमें से जब कोई संख्या 0 हो। अब मैं अगर कहता हूं a और b गुणे 0 है, a गुणे b बराबर 0 है, a गुणे b बराबर 0 है, तो इसमें से तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब यदि x - 5 बराबर 0 देन x बराबर 5, तथा यदि x + 2 बराबर 0 देन x बराबर -2, क्योंकि 0 में से 2 घटेगा तो -2 ही आएगा। अब यहाँ पे आपके दो मूल आ चुके हैं और आप चेक कर सकते हैं कि क्या यह मूल सही है, क्या संतुष्ट कर रहे हैं दोनों पक्षों को। तो यहाँ 5 रखिए, तो 5 का वर्ग -3 गुणे 5 और -10 बराबर 0 लाना है, तो यह हो जाएगा 5 25 और यह हो गया 5 तिहाई 15 और -10 बराबर 0 लाना है। और यहाँ से देखिए 15 और -15 -10 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 25 - 25 बराबर 0 और यह हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी कि संतुष्ट हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। क्या यह -2 पे भी हो जाएगा? तो करके देखते हैं। -2 का वर्ग -3 गुणे -2, जब भी दो चिन्हों को साथ लिखना हो तो एक के साथ क्या लगा दें? ब्रैकेट। ठीक है, दूसरे वाले के साथ -10 बराबर 0 लाना है, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। किसी भी अगर कोई ऋणात्मक संख्या है उसका वर्ग लिखा है तो हमेशा उसका वर्ग धनात्मक हो जाता है। ठीक है, अगर घात सम संख्या है तो यह ऋणात्मक संख्या भी क्या बन जाती है? धनात्मक। ठीक है, विषम संख्या है तो ऋणात्मक ही रहेगा, जैसे 2 की घात -3 होता तो यह आता -8। ठीक है, अगर विषम संख्या है तो चिन्ह बना रहेगा, अगर सम संख्या है घात में तो चिन्ह खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और यह देखिए माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यह -10, 6 4 10 -10, तो यह देखिए 10 में से 10 जाए 0 बराबर 0, यानी इस पे भी संतुष्ट हो गया, यानी कि इसके दोनों मूल सही हैं, 5 और -2। तो यह क्या हो गया हमारा? किस विधि से? यह हो गया गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अब इसी सवाल को हम लगाएंगे कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो अब पहले मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली में हमें सवाल ऐसे हल करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसी सवाल को हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। यह कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं तो थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिएगा क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जो हमारा पहले मानक रूप में लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा गुणनखंड विधि के लिए? मानक रूप। फिर क्या, यह पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में जो अचर पद होता है, अचर पद होता है उसका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड से हम कितने पद प्राप्त करेंगे? 2 पद प्राप्त करेंगे, या तो इनका योग निकालेंगे दोनों पदों का, या तो इनका अंतर, और इससे हम क्या प्राप्त करेंगे? मध्य पद प्राप्त करेंगे। मध्य पद में जो गुणांक होगा चर का हम उसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, योग या अंतर से हम क्या प्राप्त करेंगे? मध्य पद के गुणांक को प्राप्त करेंगे, और फिर जो मध्य पद का गुणांक होगा उसे हटाकर यहाँ से योग या अंतर रख देंगे। तो यहाँ का जो योग या अंतर आएगा, मान लेते हैं a + b आ गया, और करने से तभी आ रहा है मध्य पद का गुणांक, तो हम रख देंगे यहाँ पर गुणांक की जगह पे a + b, हटाकर गुणांक को a + b, बाद में सारी प्रक्रिया कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या रखना है? योग या अंतर, जो गुणांक क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक, यह बात आप याद रखेंगे, और उसके बाद हल करेंगे, चर के कितने मान निकल जाएंगे? तो 2 मान निकल जाएंगे। इस तरह से हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यह तो कौन सी विधि का रहा? गुणनखंड विधि का। अब हमें जानना है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि। देखिएगा, तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं? तो इसमें देखिए, इसमें करेंगे तो पहले समीकरण को लिख लेंगे, और हमेशा याद रखना है किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। मानक रूप में लिखने के बाद आप यह जानिए, अगर यहाँ पे कोई मान लेते हैं a रहता, मान लेते हैं 2 रहता, कितना रहता? 2, तो पूरे पद में पहले 2 से भाग देते हैं। अभी फिलहाल नहीं, इस सवाल में तो मैं भाग नहीं दूंगा। अगर यहाँ पे 2 रहता, यानी कि जो x² है इसे गुणांक विहीन बनाना है।
फिलहाल गुणांक विहीन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास कोई गुणांक नहीं होगा उसके पास 1 होगा। ठीक है, यहां पर कोई गुणांक ना हो, ऐसा करना कोई गुणांक ना हो। तो जैसे मेरे पास 2 है तो मैं सब में 2 से भाग दे दूंगा, सब जगह 2 से भाग हो जाएगी, या 2 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। और 1 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर बचा रहेगा। तो जब भी यहाँ पे हल करना हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करते हैं? 1 करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो अब यहाँ पे जब यह 0 हो जाए, जब 1 हो जाए गुणांक इसका, यानी कि यह बन गया यक्स का होल वर्ग। ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर। पूर्ण वर्ग में यही करते हैं, पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो हम a प्लस बी का होल वर्ग बनाएंगे या a माइनस बी का होल वर्ग बनाएंगे। ठीक है, दोनों कामों में से कोई एक काम करेंगे। ठीक, देखिए a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे मध्य पद हो जाता है 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यह क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम देखिए पहला हमारा जो यक्स का होल वर्ग है यह तो हो गया। ठीक है, मान लेते हैं, अभी प्लस माइनस नहीं ध्यान देते हैं, अभी देखिए, अच्छा यह माइनस है तो आप माइनस वाले में ही चलेंगे। अगर बीच में माइनस यहाँ पे हम मध्य पद में जो है वह, तब आप बीच वाला माइनस वाला ही लेके चलेंगे। चलिए, इस पे हमारा a स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर, यानी यहां से हम लिख सकते हैं a बराबर कितना? यक्स। a बराबर कितना? घात से घात गायब कर दीजिए, a बराबर कितना आ गया? यक्स आ गया। लेकिन हमें 2ab नहीं पता है, हमारे पास 2ab जगह पे कितना दे दिया है? कितना दे दिया है? 3x। कितना दे दिया है? 3x। ठीक है, चिन्ह भूल जाइए, अभी केवल आप यहाँ पे इनकी तुलना कर लीजिए। अगर चिन्ह के साथ चलना है तो चिन्ह के साथ भी चल सकते हैं, मन गए तो बिना चिन्ह के चलिए। चलिए देखिए, चिन्ह के साथ चलते हैं। पहले 3x माइनस 3x है और यहाँ माइनस 2ab है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कितना है? 2ab। फिलहाल छोड़ दीजिए चिन्ह को, आप मत सोचिए चिन्ह के बारे में। यहाँ पे आप केवल मध्य पद याद रखिए, कितना होता है? 2ab। कितना होता है? 2ab। और यहाँ पे मध्य पद देखिए, चिन्ह को भूल जाइए, तो कितना है? 3x। ठीक है, लेकिन आपने अभी अभी a का मान कितना बताया? यक्स, और गुणे b कर लीजिए, तो 3x। यक्स से यक्स कट गया, तो b बराबर कितना आ गया? 3/2। अब हमारे पास देखिए a स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें b स्क्वायर चाहिए, तो b तो आ गया, लेकिन b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर आ जाएगा 9/4। 3 का वर्ग बटे 2 का वर्ग हो जाएगा 9/4। कितना हो गया? 9/4। अब यही 9/4 जो है, यहाँ पे सबसे पहले 3x लिख लेंगे, -10 को एक साइड रखे रहेंगे। यही इसके बाद, जैसे यह हो गया पहला, यह हो गया मध्य पद, इसके बाद जो आ जाएगा b स्क्वायर, तो इसको यहीं पर जोड़ लेंगे, तो जोड़ के फिर घटा देंगे, तो यानी कि 9/4 यहाँ पर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, और फिर जो बचा है उसे लिख देंगे जैसे 10। यह कट जाएगा, फिर से वही रह जाएगा, लेकिन हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। कैसे बना? देखिएगा, हमने कह दिया कि यह हमारा 2ab है, कौन? 3x, तो यह बन गया 2ab, और यह बन गया है a स्क्वायर। ठीक है, और यह माइनस हो गया इसका चिन्ह, और प्लस यह 9/4 को क्या कहेंगे? b स्क्वायर। क्या कहेंगे? b स्क्वायर। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह a माइनस बी का होल वर्ग बन गया। अब a का मान बताइए कितना है? यक्स है, माइनस b का मान कितना है? b का मान यहाँ से देख लीजिए, 3/2 है, माइनस 3/2, यह इसका होल वर्ग बन गया, यही पूर्ण वर्ग कहलाता है। ठीक है, एक बार और समझेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ -9 बचा है और यहाँ -9/4 बचा है, -10 बचा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, नहीं तो 9 1 कम 9। अच्छा, तिर्यक गुणा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस है, तो पहले माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन कर लेंगे तो 9/4 हो जाएगा, और प्लस अंदर बच जाएगा 10/1। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, यक्स माइनस 3/2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका होल वर्ग है, यह हो जाएगा 9 1 कम 9, और यह हो जाएगा 10 चौके 40/4, 4 1 कम 4 बराबर 0। यह हो गया यक्स माइनस 3/2 का होल वर्ग बराबर, इसको अब यह माइनस है उसको उधर ले जाइए। ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि केवल यह वर्ग होल वर्ग वाला ही एक तरफ छोड़िए, पूर्ण वर्ग में ये होल वर्ग वाला एक ही तरफ रहने दिया जाता है, बाकी उधर ले जाया जाता है। तो यह जब ले जाएंगे ना तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और यह जो है 40 और 9 जुड़ के 49 बटे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और यह हल करेंगे तो यक्स माइनस 3/2 जो है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे यह वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल लेते ही इसका वर्ग हट जाएगा, और इसका हो जाएगा +-7/4। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेंगे और 7/2 लिखेंगे, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, देखिएगा और समझिए। फिर एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 3/2 बराबर +7/2।
ठीक है, हल करिए। x बराबर 7/2, यह माइनस उधर जाएगा, प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा एलसीएम दोनों का 2 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, और 2 5 10 आया था उत्तर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऋण लेने पर, किसी से उधार नहीं लेना है, यहीं से ऋण लेना है। ठीक है, ऋण लेने पर क्या होगा, तो x माइनस 3/2 बराबर माइनस 7/2। इसको हल करेंगे तो माइनस 7/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये उधर गया तो प्लस हो गया। एलसीएम फिर से 2 आ जाएगा, लेकिन इस बार यह -7 है और यह +3 है, तो आ जाएगा कितना, तो -2, यहाँ पे आ जाएगा -4। देखिए 7 में से 3 घटा दीजिए, 4 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का, तो माइनस हो गया, बटे 2, 2 दूना 4, -2 आ जाएगा। यह भी उत्तर आया था। तो यह पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। एक बार और डिस्कस करते हैं, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अच्छे से लिखता हूं। पूर्ण वर्ग विधि इसे नाम देते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले मानक रूप में लिखा जाएगा, तो मानक रूप में है ही हमारा समीकरण। ठीक है, फिर हम यहां पे साइड में लिख लेंगे मध्य पद। पहले यहां पे माना, पहले तो एक चीज और, हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनाएंगे, 1। हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे आप सीधे कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर एक्स। माना ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, देन ए बराबर कितना आ जाएगा, एक्स। ए बराबर कितना आ गया, एक्स। ठीक है, अब मध्य पद बराबर, अब मध्य पद बराबर कितना आ जाएगा, मध्य पद, तो मध्य पद बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3x। हमें केवल मध्य पद लेना है 3x, लेकिन मध्य पद बराबर होता क्या है, होल वर्ग में, पूर्ण वर्ग में क्या होता है, 2ab बराबर यहाँ 3x, लेकिन a का मान हमको पता है x है, तो 2 गुणे x गुणे b बराबर 3x, x से मर गया और बचा क्या, b बराबर 3 बटा यहाँ से 2 चला गया नीचे। ठीक है, लेकिन हमें b स्क्वायर भी निकाल लेना है, तो 3 त्रिक का 9/4, तो यह बी स्क्वायर भी आ गया, और यह बी का मान है, तो जहां पे जो इस्तेमाल होगा लगा लेंगे। ठीक है, हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर है, हम यहां से बी स्क्वायर को जोड़ देंगे, मध्य पद भी है, क्योंकि हमने 2ab बराबर ही मान लिया कितना, 3x, तो 2ab भी हमारा 2ab ही क्या है, 3x है। तो यहाँ पे हम यही वाला हिस्सा ले जाकर यहाँ पे इसको हटा लेंगे दूर, और यहाँ पे जोड़ के फिर से घटा देंगे, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, या करके लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3, यहाँ पे 3x लिख लेंगे, और प्लस क्या करेंगे, बी स्क्वायर मतलब 9/4, फिर -9/4 -10 बराबर 0। तो यह वाला लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या अब देखिए यहाँ पे यह जो है पूरा का पूरा बन गया आपका a माइनस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग, यानी कि यह a स्क्वायर, यह b स्क्वायर, यह -2ab, क्योंकि 3x का मान ही क्या है, 2ab। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल वर्ग। तो a माने x, b माने कितना है, 3/2, तो x माइनस 3/2 का होल वर्ग। ठीक है, तो a माइनस बी का होल वर्ग, इसको हल करेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। या x माइनस 3/2 का होल वर्ग माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो सबका माइनस बाहर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेंगे, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो 9 1 कम 9, और 10 चौके 40 बटे 4। ठीक है, बराबर 0। या x माइनस 3/2 इसका होल वर्ग, और इसको उधर ले जाएंगे तो 49/4, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अमूल दूध लेने पर नहीं है, यह क्या है, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, यहाँ पे याद रखें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो जब वर्गमूल लेते हैं तो अगर कहीं वर्ग लगा है तो वह गायब हो जाता है, केवल मूल जो अंदर रह जाता है मूल वही बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 3/2, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 हो जाएगा बटे 2, लेकिन किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकालते हैं तो +-2 में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लगा है तब तो यह हट गया, लेकिन अगर कुछ नहीं लगा है तो +-2 लगा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बार ऋण लेंगे, एक बार धन लेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, धन लेने पर और ऋण, यहाँ पे देखिए, तो धन लेने पर धन चिन्ह लिख सकते हैं। ठीक है, धन चिन्ह लेने पर,
अगर मैं बात करूंगा धन चिन्ह की तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 3/2 बराबर प्लस 7/2, तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या यक्स बराबर 7/2 प्लस 3/2 जैसे पीछे हल किया गया था, या यक्स बराबर कट पीट के कितना आ गया था 5। ठीक है, आप हल कर लेंगे। आधार यहाँ पे देखिएगा हर जो है बराबर है, अंश अंश आपस में जुड़ जाएंगे तो 10/2 आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा क्या 5 आ जाएगा। और इसी प्रकार ऋण लेने पर, ठीक है, आप यह नीचे की लाइन में उतारेंगे। ठीक, यह भी नहीं मिटाना है, इसको सामने दिखाना है साइड में जब भी सवाल लगाएंगे इस तरह से। ऋण लेने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यक्स माइनस 3/2 बराबर माइनस 7/2। इसको हल करेंगे तो यक्स बराबर -7/2 प्लस 3/2, पीछे हल किया गया था तो यक्स का मान कितना आ गया था -2, तो यहाँ से आपके दोनों मान निकल गए। ठीक है, आप यह तो मैंने सिद्ध करके दिखाया भी था कि दोनों मान सही हैं, दोनों मूल संतुष्ट कर रहे थे, पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यह रहा कौन सी विधि, यह रही पूर्ण वर्ग विधि। इसके पहले कौन सी विधि थी, इसके पहले वाली जो विधि थी वह थी आपकी गुणनखंड विधि। अब श्रीधराचार्य सूत्र से लगा लेते हैं, इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। ठीक है, देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से होता क्या है सूत्र। ठीक है, पहले 1 मिनट पहले तुलना करेंगे, तो समीकरण की तुलना, मानक रूप समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, क्योंकि श्रीधराचार्य में सूत्र में आपको पता है कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a। ठीक है, तो इसके लिए a b c हमें चाहिए। करने पर a का मान कितना, x² गुणांक के, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। b बराबर कितना, चिन्ह के साथ लिखेंगे -3 हो जाएगा। c बराबर कितना, अचर पद -10 हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखना है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो यह आ गया आपका a b c। लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्री एक ही में रहेगा, धराचार्य सूत्र से। अगर श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे तो सूत्र पहले लिख लीजिए, यक्स की वैल्यू निकालनी है, जो चर यहाँ रहेगा वही यहाँ लिख देंगे। अगर यह y के रूप में रहता तो यहाँ क्या लिख देते y, जैसा कि यक्स है तो यहाँ पे यक्स लिख देंगे, और -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2a। अब जो जो a b c का मान आपको पता है सब रख दीजिए। -b तो -3, तो माइनस पहले से एक है चिन्ह इसका, और माइनस जो b का मान में है एक वो हो गया, प्लस माइनस √b² का मान क्या हो जाएगा, तो -3 का होल वर्ग, -4 गुणे a का मान कितना है 1, गुणे c का मान कितना है -10, दो चिन्हों को लिखना है तो दूसरा वाला चिन्ह कोष्टक के अंदर, बटे 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 1। ठीक है, हल करिए। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा +3, या प्लस माइनस रहने दीजिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। 3 त्रिक 9, मैंने कहा था ना अगर माइनस है, अगर घात सम आ जाती है, सम संख्या है तो वह प्लस हो जाता है, तो 3 त्रिक 9 केवल मिलेगा। माइनस यहाँ से गुणे होते होते आएगा यहाँ माइनस में फिर से, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 9 चौक को कितना हो जाएगा 40, बटे कितना आ गया 2। ठीक है, या करके लिख सकते हैं, या यक्स बराबर कितना हो गया, या यक्स बराबर 3 प्लस माइनस 49/2, 3 प्लस माइनस 49/2। अब एक बार धन लेने पर, एक बार ऋण लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे धन लेने पर यक्स बराबर कितना आएगा, तो 3 प्लस 49, सॉरी यहाँ 49 आएगा तो यह 7 बन जाएगा। देखिए यह 49 हो जाएगा ना, करड़ी में 49, और करड़ी में 49 का मान कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7, तो यह 7 हो जाएगा। तो धन लेने पर यक्स बराबर 3 प्लस 7 बटे कितना हो गया 2 हो गया, और 7 3 10/2, और ये कट गया, यक्स बराबर कितना आ गया 5, एक वैल्यू 5 आ गई। ऋण लेने पर तो यक्स बराबर ऋण लेंगे तो प्लस हट जाएगा, ऋण हो जाएगा 3 - 7/2, और यह बचेगा -4/2, यह कट गया -2 आ गया आंसर। ठीक है, तो यह रहा श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अब देखिए यह सवाल, यह है हल ज्ञात करने की विधियां, 3 विधियां आप जान गए। अब इसको हटाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं विविक्ति कर की।
डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तकर, यहां पे लिख सकते हैं पूरा, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण का विविक्तकर व मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ी सी बात याद रखिए कि विविक्तकर ही तय करता है मूल कैसे आएंगे। मैंने पहले ही बताया मूल में क्या क्या बताना होता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, वास्तविक या काल्पनिक। जब काल्पनिक आ जाए तो सब खेल है खत्म। ठीक है, और बताना होता है मूल समान होंगे, क्योंकि दो मूल होते हैं, समान भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, असमान। तो यह सब बताना प्रकृति कहलाता है, और यह निर्भर किस पे करता है, विविक्तकर पर। विविक्तकर को हम डी से दिखाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। तो विविक्तकर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यह है विविक्तकर। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास समीकरण है एक, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मानक रूप में लिखा ही है, तो मानक रूप में हमेशा लिख के ही चलेंगे। ठीक है, देन विविक्तकर बराबर, या d बराबर सीधे लिख सकते हैं, विविक्तकर, सॉरी यहाँ विविक्तकर थोड़ा सा गलत है, विविक्तकर होता है, विविक्तकर, विविक्तर नहीं। ठीक है, विविक्तकर, और इसे दर्शाते हैं d से। यह होता क्या है, तो b² माइनस 4ac के बराबर होता है, b² माइनस 4ac के बराबर। जैसे अगर कोई पूछे x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 जो समीकरण लिया गया था, इसका विविक्तकर बताइए, तो यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे पहले 1, ठीक है, b का मान ज्ञात करेंगे -3। जैसे मैं लिख ही दूं एक सवाल, क्वेश्चन, x² माइनस 3x माइनस 10 का 10 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले निकालेंगे तुलना करके, लिखेंगे हल उपरोक्त समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर, उपरोक्त समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर तुलना, और मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे मानक समीकरण से करने पर। फिलहाल तो भी आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बताना पड़ता, क्योंकि a बराबर यहाँ से मान निकालना है। a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर कितना आएगा -3, और c बराबर कितना आएगा -10। देन विविक्तकर d बराबर कितना आ जाएगा, तो यह सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² का मान रखिए, तो b² आपके पास कितना, b कितना है -3 का होल वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, गुणे c का मान कितना है 10 है। आप सीधे सूत्र में जो करड़ी में देख रहे थे ना, वही इसका विविक्तकर बनता है। ठीक है, देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, पता है, माइनस प्लस हो जाएगा, और ठीक है, यह माइनस माइनस से फिर प्लस होगा, और यह कितना हो जाएगा 10 चौक के 40, यानी पूरा का पूरा मान कितना आ गया 49। तो इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर कितना है 49 है। तो इस प्रकार से विविक्तकर हम निकालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं विविक्तकर और मूलों की प्रकृति में क्या संबंध है, कैसे पता चलेगा क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ और बताता हूँ, इसे नोट करने की जरूरत नहीं थी, विविक्तकर वाला केवल मान नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विविक्तकर बराबर स्टार बनाकर d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, यह याद रहे। अब यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे विविक्तकर का मान, विविक्तकर का मान, और एक तरफ लिखेंगे मूलों की प्रकृति। ठीक है, देखिए अगर d का मान जो है वह 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, अगर 0 के बराबर आ जाए तो क्या प्रभाव होगा मूलों की प्रकृति पर, तो मूल जो आएंगे वह वास्तविक संख्या आएंगे, यानी कि वास्तविक रहेंगे।
और वास्तविक है तो परिमेय, अच्छा पहले परिमेय लिखते हैं फिर वास्तविक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय रहेंगे और परिमेय संख्याएं कैसी संख्याओं में शामिल है, वास्तविक में, ठीक है। वास्तविक रहेंगे, परिमेय रहेंगे और वास्तविक रहेंगे। और कैसे रहेंगे, परिमेय, वास्तविक। और एक चीज यहाँ पे जब भी d का मान 0 आ जाए ना तो मूल समान आएंगे हमेशा। कैसे आएंगे, समान मूल, यानी कि 2 मूल आएंगे, दोनों कैसे रहेंगे, समान, ठीक है। तो परिमेय वास्तविक समान मूल प्राप्त होते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया तो 0 से बड़ा होने का मतलब कैसा हो गया, धनात्मक, ठीक है। अब इसमें भी 2 चांस बन जाते हैं, धनात्मक हो प्लस पूर्ण संख्या हो, धनात्मक व पूर्ण वर्ग संख्या, धनात्मक व पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे मान लेते हैं 16 प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, 16। तो धनात्मक भी है 16 और 4 चौक के 16, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वह किसका वर्ग है, 16, तो 4 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या, 49 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर d का मान 0 से बड़ा हो, धनात्मक संख्या होगा यानी कि वह पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। 7 में 7 क्या हो, 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक, वह क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे। कैसे होंगे, परिमेय। और परिमेय है तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। फिर कैसे हो जाएंगे, फिर यह हो जाएंगे समान मूल नहीं आएगा, फिर कैसा मूल आएगा, असमान मूल आएगा। कैसा मूल आएगा, असमान मूल आएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। तो असमान मूल, अगर यह मान d 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, क्या है, धनात्मक, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वह पूर्ण वर्ग ना हो, धनात्मक हो, यह तो धनात्मक ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल इतना लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी केवल इतने लिखिए, 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। और यह भी धनात्मक रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ऐसे लिख लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे बात करते हैं इसकी। अगर यहां पे पूर्ण वर्ग संख्या ना हो d का मान, तब यह जो आएगा अपरिमेय मान आएगा। कैसा आएगा, अपरिमेय। अपरिमेय रहेगा तो भी तो मूल वास्तविक होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वास्तविक। लेकिन यहां पे मूल कैसे आएंगे, असमान आएंगे, असमान मूल। समान केवल एक ही दशा में आएगा, वह है 0 आने पर। समान केवल एक ही दशा में है, कब, जब d का मान क्या आ जाए, 0। अब एक अवस्था यह भी बन सकती है कि d का मान 0 से कम हो जाए, यानी d कैसी संख्या प्राप्त हो जाए, d एक ऋणात्मक संख्या। 0 से कम होने का मतलब क्या, ऋणात्मक, d एक ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है। d एक कैसी संख्या हो, ऋणात्मक संख्या। अब इसके बारे में क्या कहा जाएगा, जब d ऋणात्मक हो जाएगा ना तो उसका मान हो जाएगा काल्पनिक। और काल्पनिक के लिए ना परिमेय है ना अपरिमेय है, ना समान है ना असमान है, तो केवल काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इतना याद रखेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अब यहाँ पे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे सवाल के साथ, ठीक है। विविधकर का मान कैसे निकालते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यह d है, ओ मत पढ़िएगा, ठीक है, d है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान 0 आता है तो मूल जो होंगे परिमेय और अवास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है और 0 से बड़ा जो आता है मान वह पूर्ण वर्ग संख्या हो तो परिमेय वास्तविक असमान मूल प्राप्त होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो अपरिमेय वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी असमान, यहाँ पर भी असमान। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी 0 से छोटा जाने का मतलब ऋण में चले जाना, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 4 बातों से विविधकर से 4 तरह के मूल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यह रही विविधकर की बात। और यह रहा आपका बेसिक नॉलेज द्विघात समीकरण के बारे में। तो 10th में जो बेसिक नॉलेज आपको जानना था द्विघात समीकरण में, यही जानना था। हम चलेंगे अब प्रश्नावली की तरफ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।